काले धन के खिलाफ चलाए गए नोटबंदी अभियान में अब पुलिस ने भी चलाया चेकिंग अभियान। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर रात 2 बजे 1 करोड़ 32 लाख रुपए पकड़े। अलवर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के बताए गए हैं पैसे। किशनगढ़ बास भिवाड़ी मेगा हाईवे पर पुलिस ने 1.25 करोड़ से अधिक की राशि जब्त की है। पुलिस की नाकेबंदी के दौरान यह नोट पकड़े गए। 3 गाड़ियों में 1 करोड़ 32 लाख 43 हजार की राशि ले जाई जा रही थी। उधर मेगा हाईवे पर पुलिस की चेकिंग जारी थी। काले धन की रोकथाम के लिए भी इन दिनों वाहनों का निरीक्षण किया जा रहा है। इसी के तहत किशनगढ़ बास पुलिस ने इन गाड़ियों को रोककर चेकिंग शुरू की। इसी दौरान यह राशि जब्त की गई। साथ ही इनमें सवार अलवर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के उपाध्यक्ष अशोक जोशी सहित 12 लोगों को पकड़ा गया। इनमें 5 महिलाएं भी शामिल थी। ये सभी लोग इसी बैंक के अधिकारी और कर्मचारी बताए गए हैं। पुलिस ने नोट जब्त कर आयकर विभाग को सूचना दे दी है। इसके बाद हिरासत में लिए गए सभी लोगों को छोड़ दिया गया। हाल ही इस बैंक ने शहर में होर्डिंग और विज्ञापन के जरिए 5 मिनट में खाता खोलने और पुराने नोट जमा करने का प्रचार भी किया था। भले ही बैंक प्रबंधन के पास इन पैसों का हिसाब हो, लेकिन रात 2 बजे इतनी बड़ी रकम लेकर निकलना भी कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। प्रदेश में 7वें वेतन आयोग की मांग को लेकर अलग अलग संगठन हुए सक्रिय। जहां एक तरफ पहले ही अखिल राजस्थान राज्य संयुक्त कर्मचारी महासंघ आंदोलन की दे चुका है चेतावनी, वहीं दूसरी तरफ महासंघ एकीकृत ने मुख्यमंत्री से मिलकर किया कार्य समिति का गठन। 7वें वेतन आयोग को लागू करने की मांग को लेकर प्रदेश के करीब 7 लाख सरकारी कर्मचारी पिछले कई माह से आंदोलनरत है। कर्मचारियों की मांग है कि केंद्र की तर्ज पर राज्य में भी 7वें वेतन आयोग को लागू किया जाए। ऐसे में अब कर्मचारियों ने वेतन आयोग की सिफारिशों को समझने के लिए एक कार्य समिति का गठन किया है। ये कार्य समिति सिफारिशों का अध्ययन करके रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। आज जयपुर में राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत की बैठक में इस कार्य समिति का गठन किया गया। संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष विपिन प्रकाश शर्मा ने बताया कि कुछ दिन पहले संघ के पदाधिकारियों ने इस मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से मुलाकात की थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने सिफारिशों के अध्ययन करने का निर्देश दिया था, जिस पर हमने कमेटी का गठन कर दिया है। हमें उम्मीद है कि राज्य सरकार जल्द ही प्रदेश में। प्रकाश शर्मा ने बताया कि कुछ दिन पहले संघ के पदाधिकारियों ने इस मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से मुलाकात की थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने सिफारिशों के अध्ययन करने का निर्देश दिया था, जिस पर हमने कमेटी का गठन कर दिया है। हमें उम्मीद है कि राज्य सरकार जल्द ही प्रदेश में 7वां वेतन आयोग लागू करेगी। यहाँ आपको बताते चले कि इससे पहले राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ आंदोलन का चेतावनी भी दे चुके हैं। ये दोनों संगठन अलग अलग हैं। एक संगठन सरकार के साथ मिलकर इस मुद्दे को सुलझाना चाहता है, तो दूसरा संगठन सरकार के खिलाफ जाकर आंदोलन करके सरकार से अपनी बातें मनवाना चाहता है। 3 दिन पूर्व राजस्थान के मुख्यमंत्री से हमारे प्रदेश के महेंद्र सिंह जी और महामंत्री संतोष विजय की मुलाकात हुई। उस संबंध में कर्मचारी को मांग में मैडम से हुआ। उसकी बात हुई मैडम से, जो प्रतिनिधिमंडल मिला उसको आज कार्य समिति के सामने रखा गया है। और जो 7वां वेतन आयोग जो लागू होगा के राज्य सरकार में, मैडम से जो बात हुई उसके संबंध में जो दिशा निर्देश और मैडम ने जो निर्देश दिए महासंघ के लिए, उसके संबंध में महासंघ द्वारा एक कार्य समिति का गठन किया जा रहा है, जो सरकार को अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। दिसंबर में राज्य सरकार को 3 साल पूरे होने वाले हैं। ऐसे में कर्मचारियों को उम्मीद है कि सरकार की 3री वर्षगांठ पर राज्य कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा मिल सकता है। सीकर के कंचनपुर गांव में 33 केवी जीएसएस में आग लगने से इलाके में सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार जीएसएस पर आज अचानक आग लग गई। आग की लपटें देखकर वहां कार्यरत कर्मचारियों में हड़कंप मच गया, तो आसपास के लोग भी वहां पहुंच गए। कर्मचारियों ने अधिकारियों व दमकल को सूचना दी। ग्रामीणों के सहयोग से कर्मचारियों आग पर काबू पाने का प्रयास किया। सूचना पर श्रीमाधोपुर से दमकल पहुंची। करीबन 2 घंटे बाद आग पर काबू पाया जा सका। गनीमत ये रही कि आगजनी से कोई जनहानि नहीं हुई है। वहीं आग के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। संभवतः आग स्पार्किंग से लगने की बात सामने आ रही है। आगजनी में कोई जनहानि नहीं हुई है। वहीं आग पर 2 घंटे बाद काबू पाया जा सका। सुभाष उद्यान असामाजिक तत्वों की शरणस्थली बन चुका है। रविवार को पैसों के लेन देन को लेकर सुभाष उद्यान में युवक की हत्या कर दी गई। हत्या का मुख्य आरोपी राजू फरार है। सुभाष उद्यान में हत्या की सूचना पाकर सीओ साउथ राजेश मीणा में जाप्ता मौके पर पहुंचे और मौके से खून से आलूदा पत्थर सहित अन्य सबूत जुटाए। प्रत्यक्षदर्शी समय सिंह ने बताया कि मामला रुपयों को लेकर हुआ और देखते ही देखते हाथापाई के बाद घटना हत्या में तब्दील हो गई।
मृतक से जन्नत नाम का किन्नर और राजू के साथ ही एक अन्य शख्स रुपयों की मांग कर रहा था। रुपये न देने पर मृतक और इनके बीच झगड़ा हुआ, जिसके चलते राजू ने मृतक के पेट में चाकू घोंप दिया। घटना से सकते में आए मौके पर मौजूद लोगों ने घायल को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। वहीं मौके पर मौजूद खाना बदोश मोहम्मद आलम की माने तो बीती रात को नशे में लिप्त राजू ने उससे भी रुपयों की मांग की थी। इसके बाद दोनों के बीच झगड़ा भी हुआ, जिसकी शिकायत आलम ने केसरबाग पुलिया चौकी को दी, मगर कोई कार्यवाही नहीं की गई। यदि पुलिस इस मामले में सचेत होती तो मर्डर नहीं होता। वहीं सुभाष उद्यान में पार्किंग ठेकेदार पुष्पेंद्र गौड़ की माने तो उसके अनुसार भी सुभाष उद्यान पर हर वक्त असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है और यही वजह है कि झगड़े फसाद के साथ हत्याएं भी होने लगी हैं। शहर का मुख्य उद्यान है, यहाँ दिन भर लोग बाग आते जाते रहते हैं, सारे दिन यहाँ अच्छा मतलब वो रहता है, लेकिन कुछ दिनों से यहाँ असामाजिक तत्व सारे दिन विचरण करते रहते हैं। रात को किन्नरों का यहाँ ऐसा मतलब वो रहता है जमावड़ा, आए दिन किन्नर हर एक किसी के साथ लूटपाट छीनाबाटी मतलब वो करते रहते हैं। पुलिस ने मृतक के शव को अपने कब्जे में लेकर JLN अस्पताल के मोर्चरी में पहुंचाया और हत्यारों की तलाश में जुट गई है। रेहाना की मौत की वजह का खुलासा अब तक नहीं हुआ है, तो कोर्ट के आदेश पर 20 दिन बाद कब्र से बाहर निकलवा कर करवाया गया है रेहाना के शव का पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ SFL रिपोर्ट खोलेगी रेहाना की मौत का राज। दरअसल ये कहानी है पुलिस के 3rd डिग्री टॉर्चर की, जिसकी वजह से एक महिला ने दम तोड़ दिया। कोटा में किशोरपुरा थाना के CI देरावर सिंह भाटी के घर 20 दिन पहले चोरी हुई, जिसमें कुछ नकदी और 15 लाख के जेवरात चोरी हो गए। इस बात से आग बबूला हुए खाकी जी को सबसे पहले शक हुआ उनके नौकर पर, जो लाजमी भी था, लेकिन चोरी का इकबाल करवाने का जो तरीका था वो बिल्कुल गैर लाजमी था। किशोरपुरा CI भाटी ने अपने 2 सिपाही अजीत और आलम को भेज इमरान को थाने बुलवाया, जहां CI ने इमरान को 5 दिन तक अवैध हिरासत में रखा और जमकर उसकी धुनाई कर चोरी कबूल करवाने की पुरजोर कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। और वो कहते हैं कि जब सैया भये कोतवाल तो डर काहे का, इसलिए CI साहब की पत्नी ने इमरान की पत्नी रेहाना को अपने घर पर बुलाया, उससे जमकर मारपीट कर चोरी की वारदात को कबूल करवाने के लिए धमकाया। मारपीट भी इतनी कि बेचारी बेगुनाह रेहाना CI की पत्नी के टॉर्चर से सदमे में आ गई और जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। हाथ पैर बांध के और डंडे और पट्टे चलाए मेरे पैरों पे और इस पे कुल्लों पे पत्ते चलाए, तो मैंने मना कर दी कि मैंने कोई नहीं करी चोरी वोरी, साहब जिस ताली में करता हूँ उस ताली में चेत थोड़ी करता हूँ, नहीं करी तो छोड़ गए। फिर मुझे थोड़ी देर घुमा के फिर मुझे वापस हालात में डाल दिया। हालात में डाल के वापस पत्नी रोटी देने आई तो उसे भी ले गए उधर ले जाके और चोटी के दीवारों के बड़के लगा के फिर मैं उल्टी कर दी। मैंने पूछी, मैंने भाई क्या बात है ऐसी? कि नहीं ऐसी कुछ भी नहीं है, तुझे ही मारेंगे, ऐसे भी मारेंगे, दोनों को मारेंगे, ज्यादा नाटक करेंगे। तो फिर उस अनुशासन की वर्दी पर हैवानियत के दाग खुद पुलिस ने ही लगाए हैं। ये दाग धोने भी पुलिस को ही है। देखना ये भी होगा कि आम जन में विश्वास अपराधियों में है कि नारे के साथ पुलिस कैसे इंसाफ करती है। प्रतापगढ़ पुलिस को हाथ लगी बड़ी कामयाबी। कई मामलों में फरार चल रहा कुख्यात बदमाश गिरफ्तार। कई सालों से पुलिस का रही थी तलाश। प्रतापगढ़ पुलिस ने नामी बदमाश इंतकाब खान को गिरफ्तार कर लिया है। इस अपराधी की राजस्थान और मध्य प्रदेश पुलिस लंबे समय से तलाश कर रही थी। यह अपराधी हत्या, फिरौती, तस्करी समेत 9 गंभीर प्रकरणों में फरार चल रहा था। MP के मंदसौर में बाप बेटे की हत्या की। गत वर्ष नीमच में व्यवसायी को धमकी देकर गंभीर मारपीट की। 2010 में अनिल त्रिवेदी हत्याकांड में भी संलिप्त रहा। यही नहीं, यह अपराधी कोलकाता में NDPS प्रकरण में 10 साल की सजा काट चुका है। MP के मंदसौर और नीमच पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी पर कुल करीब 15,000 रुपए का इनाम घोषित किया हुआ था। इसकी गिरफ्तारी के लिए कई दिनों से राजस्थान के प्रतापगढ़ और MP के मंदसौर नीमच जिलों के पुलिस कोऑर्डिनेट कर रही थी। इसी बीच सूचना मिली कि अपराधी अपने इलाके में आया हुआ है। ऐसे में एडिशनल SP गोपाल स्वरूप मेवाड़ा, DSP दलपत सिंह भाटी और थानाधिकारी मांगीलाल बिश्नोई ने टीम बनाकर इसे धर दबोचा। कार्रवाई में SP कालूराम रावत का विशेष निर्देशन रहा। अनिल त्रिवेदी हत्याकांड जो सनसनीखेज हत्याकांड था उसमें भी ये सम्मिलित रहा है। कलकत्ता में ये NDPS एक्ट के प्रकरण में 10 वर्ष की सजा काट चुका है और नीमच
नीमच के भरत जारोली व्यवसायी के साथ मारपीट के गंभीर मामले में भी संलिप्त रहा है। इसके विरुद्ध अब तक लगभग 9 प्रकरण गंभीर प्रकृति के दर्ज हैं और मंदसौर और नीमच व प्रतापगढ़ पुलिस को इसकी तलाश रही है। इस अपराधी की गिरफ्तारी पुलिस के लिए किसी बड़ी कामयाबी से कम नहीं है। लगातार कार्रवाई करते हुए अपराधों के ग्राफ में कमी लाने और फरार अपराधियों को पकड़ने में प्रतापगढ़ पुलिस ने मिसाल कायम की है। टोंक में मालपुरा के नगर गांव में अनियंत्रित होकर पलटी रोडवेज बस। हादसे में दर्जन भर महिला पुरुष और बच्चे हुए घायल। ड्राइवर को बताया जा रहा नशे में धुत। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की पड़ताल। टोंक जिले में मालपुरा के नगर गांव में आज सुबह नशे में धुत ड्राइवर की लापरवाही के चलते ग्रामीण परिवहन सेवा रोडवेज बस की अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 1 दर्जन से ज्यादा महिला पुरुष और बच्चे घायल हो गए। देखते देखते बस में कोहराम मच गया। बस में से बस चीखने और चिल्लाने की आवाजें सुनाई दे रही थी। करीब आधा घंटे तक यात्री रोते बिलखते ही रहे, लेकिन किसी ने कोई सुध नहीं ली। आधा घंटे बीत जाने के बाद आसपास के ग्रामीण जुटे और कड़ी मशक्कत कर पहले तो घायलों को बाहर निकाला, फिर घायलों को लेकर अस्पताल की ओर दौड़े। जैसे ही घायलों को पेशेवर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे तो वहां ताला लटका हुआ मिला। घबराए ग्रामीणों ने जैसे तैसे कर कुछ घायलों को लामा हरि सिंह अस्पताल पहुंचाया और कुछ घायलों को एम्बुलेंस पहुंचने पर मालपुरा अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों द्वारा घायलों का प्राथमिक उपचार किया जा रहा है। हद तो तब हो गई जब हादसे के 1 घंटे बाद भी पुलिस अधिकारी और प्रशासन ने कोई सुध नहीं ली। इससे पहले भी टोंक जिले में NH 12 पर देवली थाना क्षेत्र के रामदोली गांव के पास वनपाल भर्ती परीक्षा में रोडवेज बस ड्राइवर की लापरवाही के चलते बड़ा हादसा हुआ था, जिसमें ड्राइवर के गुटखा खाने की लत के चलते मामला पूरा सामने आया था। हादसे में 9 परीक्षार्थी की मौत हो गई थी। गाड़ी तो अरेंज से रवाना हुई थी, लेकिन मैं सिरोन से बैठा था और नगर के पास ही किसी गाड़ी को शायद देने के चक्कर में बस अनियंत्रित हो गई थी और चालक परिचालक जो भी था वो नशे के अंदर था। हादसों के बाद सरकार और सरकार के आला अफसर एक्शन में होने का दावा करते हैं, लेकिन लगातार होते हादसे सरकार के सारे दावों की पोल खोलते नजर आते हैं। जरूरत है लापरवाह अधिकारियों और कार्मिकों पर सख्त कार्रवाई करने की। प्रदेश के बेरोजगार एक बार फिर से आंदोलन की राह पकड़ने जा रहे हैं। अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर कल विधानसभा के टी पॉइंट पर महापड़ाव शुरू किया जाएगा। सरकार की नीतियों और वादा खिलाफी से नाराज होकर एक बार फिर से प्रदेश के बेरोजगारों ने आंदोलन की राह पकड़ ली है। 21 नवंबर को बेरोजगार एकीकृत महासंघ की ओर से विधानसभा के टी पॉइंट पर महापड़ाव डाला जा रहा है। 4 सूत्री मांगों को लेकर डाले जा रहे इस महापड़ाव में 2013 के 7000 चयनित बेरोजगारों को जल्द नियुक्ति, रिट शिक्षक 2015 भर्ती नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने के साथ ही विद्यार्थी मित्रों और धरने के दौरान लगे बेरोजगारों पर मुकदमों को हटाने की मांग रहेगी। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी 18 अक्टूबर को चयनित बेरोजगारों की नियुक्ति देने के आदेश दे दिए हैं, लेकिन अभी तक सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। तो वहीं विद्यार्थी मित्रों का मामला और मुकदमों को वापस लेने का मामला भी लंबे समय से लंबित पड़ा है, जबकि दोनों ही मांगों के जल्द निपटारा का आश्वासन कई बार दिया जा चुका है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव ने बताया है कि मांगों को लेकर कई बार आंदोलन किया जा चुका है और हर बार आश्वासन मिलता है, लेकिन इस बार दिए जा रहे महापड़ाव में आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। देश में आए नेशनल क्राइम ब्यूरो के आंकड़ों ने प्रदेश के वन मंत्रालय और वन विभाग के होश उड़ा दिए, जहां इन आंकड़ों में सबसे ज्यादा वन्य जीवों पर अत्याचार के मामले राजस्थान में देखे गए हैं। ऐसे में बीकानेर वन विभाग की टीम ने खासतौर पर वन विभाग की ओर से रेस्क्यू सेंटर बनाया है, जिसमें वन्य जीवों पर अत्याचार को रोकने की मुहिम शुरू की जाएगी। नेशनल क्राइम ब्यूरो के आंकड़ों ने राजस्थान के वन मंत्रालय और वन विभाग कर्मियों को सकते में डाल दिया है, जहां पूरे देश में आई रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान पूरे देश में अव्वल नंबर पर है, जहां वन्य जीवों पर अत्याचार और शिकार के मामले सबसे ज्यादा है। ऐसे में इस रिपोर्ट और आंकड़ों ने सभी को सकते में डाल दिया है। राजस्थान वन्य जीवों पर अत्याचार में अव्वल है, अपने आप में गंभीर चिंता का मामला है, जहां राज्य सरकार के जीवों पर अत्याचार, तस्कर और शिकार के मामले इतने बड़े कि सरकार के दावों की पोल खोल कर रख दी। फॉरेस्ट एक्ट के तहत आए मामलों में पूरे देश में लगभग 5000 के पर्यावरण अपराधी मामले हुए, जिनमें 2000 लगभग सिर्फ राजस्थान के हैं। बीकानेर पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़े शहरों में से एक है, लेकिन यहाँ भी पिछले दिनों हिरण शिकार के कई बड़े मामले सामने आए हैं। लगातार बढ़ रहे इस मामलों को देखते हुए वन विभाग ने विशेष रेस्क्यू सेंटर भी बना दिया है। मैं आपको बताऊं कि 2013 में हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने एक आदेश जारी किया था, परिपत्र जारी किया था कि जो भी कर्मचारी जंगल में कार्यरत हैं, पहले
उसकी जिम्मेवारी है कि उसके क्षेत्र में शिकार नहीं हो, उसके क्षेत्र में इस तरह की कोई अवैध गतिविधि वन्य जीवों के प्रति नहीं हो। बड़ा सख्त आदेश प्रसारित किया था, उसकी पालना में बड़े अच्छे परिणाम हमारे को मिल रहे हैं। कहीं ना कहीं आंकड़ों ने सभी के होश उड़ा दिए। ऐसे में वन विभाग को उम्मीद है कि ऐसे रेस्क्यू सेंटर से इन आंकड़ों में गिरावट देखी जाएगी। सर्दी के मौसम में बारां शहर में पेयजल की अव्यवस्था है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी पेयजल की समस्या से लोगों को जूझना पड़ रहा है। शहर के कई हिस्सों में पिछले 3 दिन से पेयजल व्यवस्था ठप हो गई है। शहर के बापजी नगर, बालाजी नगर सहित कई कॉलोनियों में पेयजल की आपूर्ति नलकूपों के माध्यम से होती है, लेकिन अचानक इन बस्तियों के नलकूप खराब हो जाने के कारण पिछले 3 दिन से जलापूर्ति नहीं हो पा रही, जिसके कारण कॉलोनियों के लोगों को भारी पेयजल संकट का सामना करना पड़ रहा है और मजबूरन लोगों को टैंकरों से पानी मंगाकर पेयजल की व्यवस्था करनी पड़ रही है। बारां शहर की कई कॉलोनियों में पिछले 3 दिन से जलापूर्ति ठप, लोगों को हो रही है परेशानी, टैंकरों से पानी मंगाकर कर रहे हैं व्यवस्था। अपने बयानों से चर्चित पाकिस्तानी लेखक तारिक फतेह ने इस बार 3 तलाक के मसले पर हमला बोला है। उनका कहना है कि 3 तलाक के मसले से हिंदुस्तान की कई महिलाओं की जिंदगियां बर्बाद हो चुकी है। ऐसे में 3 तलाक पर तुरंत रोक लगनी चाहिए। 3 तलाक पर फिलहाल पूरे देश में सियासत चल रही है। ऐसे में पाकिस्तानी लेखक तारिक फतेह ने भी 3 तलाक पर कई सवाल उठाए हैं। पाकिस्तानी लेखक ने 3 तलाक को पूरी तरह से गलत बताया। तारिक फतेह का कहना है कि क्या भारत की महिलाएं ऐसे ही परेशान होती रहेगी? क्या भारत की बच्चियों को यूं ही घर से निकाला जाएगा? उन्होंने कहा कि इससे अच्छा तो मौलवियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो तलाक दे रहा है उस पर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर आप समझते हैं कि हिंदुस्तान की बच्चियां इसी तरह तंग होती रहे तो आप कर रहे थे मौलवियों को जो कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि हिंदुस्तानी आप किसी बच्ची का दुख बर्दाश्त करते, जो मर्द करता है वो मर्द कराने के काबिल नहीं। आप लोग नहीं खड़े हैं किसी बच्ची के तलाक होते, घर भेज दिया उसने, उस बंदे को जाके 2-4 झापड़ मारने के बजाय आप कह रहे हैं कि 3 तलाक होनी चाहिए। मुस्लिम फैमिली लोगों को, मौलवियों को भी लगाएं एक हाथ, सब ठीक हो जाएंगे। पाकिस्तानी लेखक ने 3 तलाक का समर्थन करने वाले लोगों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि भारत में इस प्रथा पर तुरंत रोक लगे, जिससे महिलाओं की जिंदगियां बर्बाद न हो। 29 नवंबर को होने वाले उपचुनावों को लेकर उदयपुर में अब प्रचार का दौर शुरू हो चुका है। उदयपुर नगर निगम के वार्ड नंबर 8 और जिले की 4 पंचायत समिति में 29 नवंबर को उपचुनाव होने हैं। उदयपुर नगर निगम के वार्ड नंबर 8 में 29 नवंबर को होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने अपना जनसंपर्क शुरू कर दिया है। डोर टू डोर शुरू हुए इस जनसंपर्क अभियान के दौरान प्रत्याशी आभा अमेटा, महापौर चंदर सिंह कोठारी सहित बीजेपी के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस अवसर पर बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं ने गली गली में घूमकर अपने समर्थन में वोट देने की अपील की। प्रचार अभियान के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आमजन को लेकर नगर निगम द्वारा कराए जा रहे विकास कार्यों से भी अवगत कराया। आपको बता दें कि 29 नवंबर को इस वार्ड के उपचुनाव के लिए मतदान होगा, जिसमें बीजेपी की आभा अमेटा और कांग्रेस की नूर बानो के बीच टक्कर देखने को मिल रही है। कांग्रेस ने भी अपना चुनाव प्रचार अभियान शुरू कर दिया है। उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। बीजेपी एक और जहां जीत हासिल कर अपनी साख बचाने की कोशिश करेगी, तो वहीं कांग्रेस बीजेपी को हराकर अपनी संख्या बढ़ाने में जुटी हुई है। कल्याण एवं अधिकारिता मंत्री अरुण चतुर्वेदी ने कसेड़ गांव में 7500 परिवारों को निःशुल्क गैस कनेक्शन बांटकर जलाऊ लकड़ी मुक्त ग्राम योजना का शुभारंभ किया। प्रभारी एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी ने मंडाल तहसील की ग्राम पंचायत कसेड़ में जलाऊ लकड़ी मुक्त ग्राम योजना का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कैलादेवी वन्य जीव अभ्यारण्य में स्थित गाँव तथा अभ्यारण्य की सीमा से सटे गाँव के 7500 परिवारों को 100% अनुदान पर LPG गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाए। कार्यक्रम में सांसद मनोज राजौरिया विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल रहे। प्रभारी मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे ने पिछले भाषण में टाइगर रिजर्व क्षेत्र एवं आसपास के गाँव में नए गैस कनेक्शन में 100% अनुदान
अनुदान देने की घोषणा की थी, जिससे टाइगर रिजर्व एवं आसपास के क्षेत्र में रहने वाले स्थानीय लोगों को ईंधन का वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध होगा और जलाऊ लकड़ी के लिए उनकी वनों पर निर्भरता कम होगी। स्वच्छ ईंधन के उपयोग से प्रदूषण में कमी आएगी और चूल्हे के धुएं से महिलाओं को होने वाली स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से भी मुक्ति मिलेगी। जलाऊ लकड़ी मुक्त ग्राम योजना शुरू करने से न सिर्फ महिलाओं को धुएं से आजादी मिलेगी, बल्कि जीव संरक्षण और वन संरक्षण में भी मददगार साबित होगी। इजिप्ट की राजधानी केरू में जैसलमेर के रेतीले दौरों के संरक्षण, संवर्धन और इसके बिखराव को रोकने के लिए अध्ययन किया जाएगा और इजिप्ट की तकनीक को जैसलमेर में इस्तेमाल किए जाने को लेकर भी विचार विमर्श किया जाएगा। जैसलमेर के रेतीले धोरों को संरक्षित करने के लिए जैसलमेर डीएनपी के डीएफओ अनूप केआर प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए मिस्र के इजिप्ट के लिए रवाना हुए हैं। अफ्रीकन एशियन रूरल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के तत्वावधान में इजिप्ट की राजधानी कैरो में स्थित डेजर्ट रिसर्च सेंटर में 7 दिवसीय प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। डेजर्ट रिसर्च सेंटर में 21 नवंबर से 28 नवंबर तक डेजर्ट को व्यवस्थित रखने, वहां पौधारोपण की स्थिति पैदा करने व बिखरते डेजर्ट को काबू करने के लिए इन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी। साथ ही जैसलमेर में धोरों की स्थिति पर भी रिसर्च किया जाएगा। डेजर्ट में जो लोग काम कर रहे हैं डेजर्ट का प्रोटेक्शन में, मैनेजमेंट में, उन्हीं से एप्लीकेशन इनवाइट किए थे। उसमें मैंने अप्लाई किया और मेरे को सिलेक्शन मिला। तो 21 से 28 तक इजिप्ट में एक ट्रेनिंग में भाग लेंगे। आशा करता हूं कि ये ट्रेनिंग से हम वापस आकर डेजर्ट के मैनेजमेंट में कोई अच्छे कार्य कर पाऊंगा। जैसलमेर के रेतीले धोरों के संरक्षण और सौंदर्य के लिए डेजर्ट नेशनल पार्क के अधिकारी हुए इजिप्ट रवाना। इजिप्ट की तकनीक से अब जैसलमेर के रेतीले धोरों का होगा संरक्षण। डूंगरपुर जिले में अल्प आय वर्ग के लोगों का शहर में आवास का सपना जल्द ही पूरा हो सकेगा। इसके लिए नगर परिषद के सभापति के गुप्ता ने आवास योजना शुरू की है। सरकार की मंशा के अनुरूप गरीब को आशियाना उपलब्ध करवाने की मंशा से नगर परिषद ने वसुंधरा विहार आवास योजना का शुभारंभ किया है। इस मौके पर सभापति के गुप्ता और पार्षदों ने योजना के आवेदन फॉर्म का विमोचन भी किया। गुप्ता ने योजना की जानकारी देते हुए बताया कि योजना के शुभारंभ के साथ ही आवास योजना के आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। आवासीय योजना में कुल 218 भूखंडों की लॉटरी निकाली जाएगी। योजना में भूखंडों को 4 कैटेगरी में बांटा गया है, जिसमें गरीब और अल्प आय वर्ग के लोगों को नगर परिषद की आरक्षित दर से 25% कम पर भूखंड दिया जाएगा।